हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल चौहान इंस्टीट्यूट में। हमारी ये माइक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज़ चल रही है जिसमें हमने डिमांड एंड सप्लाई टॉपिक कवर कर लिए हैं। अगर आपने अभी तक वो मेरी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके, प्लेलिस्ट बनी हुई है माइक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से, तो उसमें आप देख सकते हैं उन वीडियोस को, क्योंकि आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम, वो आपको अच्छे से जब भी समझ आएगा जब आप पहले डिमांड और सप्लाई को अच्छे से समझ लेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम, है ना। इक्विलिब्रियम जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बहुत ध्यान से समझना। वीडियो को पॉज करके जो मेरे नोट्स हैं उन्हें भी नोट कर लेना, क्योंकि ये जो नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड कराए हैं वीडियो में, बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं और बहुत सारी रिसर्च के बाद मैंने अलग अलग बुक्स से जो इम्पॉर्टेंट मटेरियल है वो आपको प्रोवाइड कराया है। तो इन नोट्स को भी आप अपना नोट कर लीजिए और पहले आराम से वीडियो को समझिए ध्यान से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम क्या होता है? थोड़ा थोड़ा आपको पता होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। इक्विलिब्रियम वो पॉइंट होता है जहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई जो होते हैं हमारे, दोनों इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, फिर से बताती हूँ। देखो, मैं जैसे हम ये ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, तो हम हमेशा डिमांड जो है ना, डिमांड का कर्व हमारा ऐसे जा रहा होता है ना, ऐसे जा रहा होता है हमारा डिमांड का कर्व, सॉरी सप्लाई का कर्व हमारा ऐसे जा रहा होता है। ये हमारा सप्लाई कर्व है, क्योंकि जब प्राइस इतना होता है तो हम इतनी क्वांटिटी सेल करते हैं, और जब हमारा प्राइस इतना होता है तो हम क्वांटिटी इतनी सप्लाई करते हैं, तो हमारा सप्लाई का कर्व इस तरह से बनता है, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में। और जो हमारा डिमांड का कर्व है वो हमारा बन रहा होता है इस सिचुएशन में, क्योंकि जब हमारा प्राइस इतना था तो हम डिमांड इतनी करते थे, जब हमारा प्राइस कम हो गया तो हमने डिमांड ज़्यादा कर ली, जब प्राइस कम हो जाते तो हम डिमांड ज़्यादा कर देते हैं ना। तो हमारा जो डिमांड का कर्व है वो हमारा इस तरह से बनता है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम क्या होता है, अब मैं आपको बताती हूँ। जहाँ हम एक ही ग्राफ में अपना डिमांड और सप्लाई जब दोनों को शो करते हैं ना, तो वो होता है हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट। जैसे कि हमारा ग्राफ है, हमने बनाया डिमांड कर्व ऐसे जा रहा है, सप्लाई कर्व ऐसे जा रहा है, ठीक है। ये हो गया हमारा डिमांड कर्व, ये हो गया हमारा सप्लाई कर्व। तो जो ये पॉइंट है ना, जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, ये जो पॉइंट है ये हमारा होता है इक्विलिब्रियम। इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। तो यही हमें इस पूरी वीडियो में ध्यान से समझना है कि इक्विलिब्रियम जो है, कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम जिसको हम कहते हैं, वो हमारा क्या होता है, कैसे बनता है, कैसे उसका जो कॉन्सेप्ट है जो वो आया है। चलिए डिटेल में इसको स्टडी करते हैं। अपना आ जाते हैं हम कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम पे, यहीं पर थे हम। चलिए स्टार्ट करते हैं इक्विलिब्रियम से। इक्विलिब्रियम इज़ अ स्टेट इन विच फोर्सेस मेकिंग चेंज इन अपोजिट डायरेक्शन। इसमें क्या होता है, दो फोर्सेस होती हैं, फोर्सेस मेकिंग चेंज इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन में वो चेंज होती हैं। परफेक्टली इन बैलेंस, बैलेंस होती हैं, सो दैट देयर इज़ नो टेंडेंसी टू चेंज, ताकि कोई भी टेंडेंसी ना हो चेंज करने की। अब ये क्या कह रहा है, इसका मतलब मैं आपको बताती हूँ। नो टेंडेंसी टू चेंज, जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है ना, वो एकदम बैलेंस सिचुएशन होती है, जहाँ पे हमारी डिमांड भी एकदम एग्जैक्ट है, परफेक्ट है, कंज्यूमर को कोई लॉस नहीं हो रहा, कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है ना, एकदम मतलब जितनी होनी चाहिए ना बैलेंस्ड है बिल्कुल। ऐसे ही सप्लाई जितनी होनी चाहिए बैलेंस है, मतलब ना उससे ज़्यादा अच्छी रहेगी ना उससे कम अच्छी रहेगी। तो वो जो पॉइंट आ जाता है ना हमारा इक्विलिब्रियम, कि जितनी सप्लाई है उतनी ही डिमांड है। भाई जितना मार्केट में मटेरियल अवेलेबल है उतनी ही डिमांड भी है लोगों की, ना मटेरियल एक्स्ट्रा बच रहा है ना मटेरियल एक्स्ट्रा जो कम पड़ रहा है। एकदम एग्जैक्ट जितनी सप्लाई, जितना मैंने सामान बनाया उतनी ही डिमांड हो गई। मैंने 10 कमोडिटी प्रोड्यूस की और 10 ही कंज्यूमर मुझसे आके मांग रहे हैं सामान, तो वो क्या पॉइंट हो गया मेरा? इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। तो अब आपको इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो क्लियर हो गया होगा एकदम अच्छे से, ठीक है। आगे देखते हैं वो क्या कह रहे हैं।
इन शॉर्ट इक्विलिब्रियम इज़ अ सिचुएशन, इक्विलिब्रियम एक सिचुएशन होती है ऑफ बैलेंस, बैलेंस की सिचुएशन होती है इक्विलिब्रियम, ठीक है। इन विच ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव, ऑब्जेक्टिव्स जो हैं, उद्देश्य जो हैं वो अचीव हो जाते हैं। एंड देयर इज़ नो इंसेंटिव फॉर चेंज, विश लिस्ट कंडीशंस आर अनअल्टर्ड। तो ये सिचुएशन होती है जहाँ पे कुछ भी हमें अल्टर्ड करने की ज़रूरत नहीं है, चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, एकदम परफेक्ट सिचुएशन है ना। अब इक्विलिब्रियम पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम प्राइस भी कहते हैं, ठीक है। इक्विलिब्रियम प्राइस का क्या मतलब होता है वो देख लेते हैं। द इक्विलिब्रियम प्राइस देयरफॉर इज़ द प्राइस एट विच डिमांड एंड सप्लाई इक्वल। ये वो प्राइस होता है जहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई इक्वल हो जाते हैं। उस प्राइस पे डिमांड भी एग्री कर रही है, सप्लाई भी एग्री कर रही है। और द परचेजेस एंड सेल्स ऑफ बायर्स एंड सेलर्स रिस्पेक्टिवली कोइंसाइड। ये कोइंसिडेंट होता है एक, है ना, जहाँ पे डिमांड और सप्लाई इक्वल हो गई, जितनी सप्लाई है उतनी ही डिमांड हो गई। इक्विलिब्रियम प्राइस इज द प्राइस एट विच क्वांटिटी ऑफ अ गुड डिमांडेड गिवन पीरियड ऑफ टाइम इक्वल्स द क्वांटिटी सप्लाई। तो जो क्वांटिटी डिमांड है वो क्वांटिटी सप्लाई के इक्वल हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एक सेकेंड। डेफिनेशन, डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन जो है इक्विलिब्रियम की आपको एज इट इज़ एग्जाम में लिख के आनी है। अब क्या लिखा है इन्होंने डेफिनेशन में, इक्विलिब्रियम प्राइस इज़ द प्राइस एट विच क्वांटिटी डिमांडेड, जहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल हो जाती है क्वांटिटी सप्लाई के। जैसा कि हमने पहले पढ़ा, इक्विलिब्रियम प्राइस वो सिचुएशन होती है जहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल हो जाती है क्वांटिटी सप्लाई के। एट सच प्राइस देयर इज़ नो इंसेंटिव फॉर द आइदर बायर्स और सेलर्स टू चेंज देयर बिहेवियर। और ये वो पॉइंट होता है जहाँ पे जो बायर है या सेलर है, जो खरीदने वाला है या बेचने वाला, दोनों ही चेंज नहीं करना चाहते, दोनों ही उस सिचुएशन से एग्री हो जाते हैं। तो वो पॉइंट हमारा क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा आई थिंक। अब इसका ग्राफ वही ग्राफ है जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में वीडियो के। देखो बिल्कुल वही है ना, वाई एक्सिस पे प्राइस और एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी। ये क्वांटिटी है हमारी सप्लाई वाली, ये क्वांटिटी है हमारी डिमांड वाली। जहाँ पे दोनों मीट कर रहे हैं वो पॉइंट क्या हो गया हमारा, इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया, ठीक है। तो अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, द पॉइंट एट विच द सप्लाई कर्व एंड द डिमांड कर्व इंटरसेक्ट, जहाँ पे डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट करते हैं, इक्विलिब्रियम प्राइस होता है वो पॉइंट, ठीक है। आगे देखते हैं इन्होंने क्या लिखा हुआ है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द मार्केट क्लियरिंग प्राइस। इसका एक अनदर नेम भी है, मार्केट क्लियरिंग प्राइस, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम प्राइस का अनदर नेम क्या हो गया, मार्केट क्लियरिंग प्राइस। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो हमने इक्विलिब्रियम प्राइस तो पढ़ लिया, अब हम इक्विलिब्रियम प्राइस के साथ डिमांड पढ़ेंगे, फिर हम इक्विलिब्रियम प्राइस के साथ सप्लाई पढ़ेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि इक्विलिब्रियम प्राइस बना है किससे है, डिमांड और सप्लाई से मिलकर ही तो बना है। तो सबसे पहले हमें इक्विलिब्रियम प्राइस एंड डिमांड पढ़ना होगा और फिर हमें इक्विलिब्रियम प्राइस एंड सप्लाई पढ़ना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस एंड डिमांड से। डिमांड फॉर अ गुड इज़ मेड बाय द बायर्स। देखो हमें भी पता है जो डिमांड है वो कौन करता है, बायर्स करते हैं, जिनको सामान की नीड होती है ना। अगर मैं कंज्यूमर हूँ तो मैं ही तो डिमांड करूँगी, प्रोड्यूसर थोड़ा ना अपने सामान की डिमांड करेगा, मतलब करेगा वो भी कंज्यूम, बट डिमांड हम किसको कहते हैं कि जो कंज्यूमर्स डिमांड करते हैं, बायर्स डिमांड करते हैं। आप मार्केट में जाते हैं कुछ सामान लेने, मान लो आप साड़ी लेने गए, तो आप साड़ी के बायर हो गए ना, कि आपने उस सामान को ख़रीदा है। तो डिमांड फॉर अ गुड इज़ मेड बाय द बायर्स। जो डिमांड है वो कौन करते हैं, बायर्स करते हैं। बायर्स डिमांड ए कमोडिटी। बायर्स क्यों डिमांड करते हैं, बिकॉज इट हैज़ द कैपेसिटी टू सेटिस्फाई देयर वांट। क्योंकि उस कमोडिटी में इतनी कैपेसिटी होती है कि वो कंज्यूमर की या बायर की नीड को सेटिस्फाई कर सके, उसकी वांट्स को सेटिस्फाई कर सके, ठीक है। हम किसी भी कमोडिटी की डिमांड क्यों करते हैं, ताकि हम अपनी नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई कर सकें। तो डिमांड फॉर अ गुड इज़ मेड बाय द बायर्स। बायर्स डिमांड अ कमोडिटी बिकॉज इट हैज़ अ कैपेसिटी टू सेटिस्फाई दियर वांट। नाउ आगे क्या लिखा है, वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ अ गुड इज़ कॉल्ड इट्स यूटिलिटी। अब जिस कमोडिटी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जिस कमोडिटी में
वांट सेटिस्फाई करने की कैपेसिटी होती है उसको हम कहते हैं हमारी यूटिलिटी। एक एग्जांपल से समझाती हूँ। मान लो कि अगर मैं मार्केट में गई साड़ी ख़रीदने, ठीक है, तो मैं साड़ी की बायर हो गई। अब मैं साड़ी क्यों ख़रीद रही हूँ? क्योंकि मुझे उसकी नीड है, वो मेरी वांट है, मैं चाहती हूँ साड़ी ख़रीदना, वो मेरी वांट्स को सेटिस्फाई कर रही है, इसलिए मैंने साड़ी ख़रीदी, है ना। अगर वो साड़ी में इतनी कैपेसिटी है कि मेरी वांट को सेटिस्फाई कर सके, ठीक है, और वो जो कैपेसिटी है किसी सूट में नहीं है, किसी लहंगे में नहीं है, बट उस साड़ी में वो कैपेसिटी है कि मेरी वांट को सेटिस्फाई कर सके, मेरी नीड को सेटिस्फाई कर सके, तो वो मेरी क्या हो गई? यूटिलिटी हो गई, ठीक है। अगर एक ग्लास में पानी रखा है, आपको वो ग्लास पानी चाहिए, ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको उसकी नीड है। अगर आप पानी का ग्लास पी लेंगे तो आप सेटिस्फाई हो जाएंगे, आपकी वांट सेटिस्फाई हो जाएगी। अगर उस पानी के गिलास में इतनी कैपेसिटी है कि आपकी प्यास बुझा सके, तो वो क्या हो गई? वो यूटिलिटी हो गई आपकी, कि आपको वो गिलास ने आपकी नीड को सेटिस्फाई कर दिया, तो वो आपकी यूटिलिटी हो गई, ठीक है। तो वही लिखा है इन्होंने, वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ ए गुड इज कॉल्ड इट्स यूटिलिटी। तो जिस कमोडिटी में वांट सेटिस्फाई करने की कैपेसिटी होती है वो हमारी यूटिलिटी हो जाती है। ए कमोडिटी इज़ देयर फॉर डिमांडेड बिकॉज ऑफ इट्स यूटिलिटी। अब हम किसी भी कमोडिटी की डिमांड क्यों करते हैं? क्योंकि वो हमारी यूटिलिटी को सेटिस्फाई करती है ना। नाउ अ कंज्यूमर इज़ प्रिपेयर टू पे अ प्राइस फॉर अ गुड बिकॉज इट हैज़ स्कार्सिटी एज वेल एज यूटिलिटी। अब क्या बोल रहा है वो कि कंज्यूमर जो है क्यों प्रिपेयर हो जाता है पे करने के लिए प्राइस फॉर ए गुड, किसी गुड के लिए या फिर किसी सर्विसेज के लिए, बिकॉज इट हैज़ स्कार्सिटी, क्योंकि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो स्कार्स हैं। स्कार्स का मतलब होता है लिमिटेड हैं, बहुत थोड़े हैं। एज वेल एज यूटिलिटी, और उनकी यूटिलिटी भी है ना। तो इसीलिए जो है कंज्यूमर रेडी हो जाता है टू पे अ फिक्स्ड प्राइस फॉर अ गुड। एज अ कंज्यूमर कंज्यूम्स मोर एंड मोर यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी, इट्स मार्जिनल यूटिलिटी गोज ऑन डिमिनिशिंग। अब देखो ये बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है, और इस लाइन का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है आपकी जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, क्योंकि जो हम आगे चैप्टर पढ़ने वाले हैं ना वो इसी पर बेस्ड है, मार्जिनल यूटिलिटी पर। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है समझना ध्यान से। देखो मैं एक एग्जांपल के साथ आपको समझाती हूँ मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये एक ग्लास ऑफ वाटर है, ये एक और ग्लास ऑफ वाटर है, फिर एक और ग्लास ऑफ वाटर है, ये एक और ग्लास ऑफ वाटर है। इस तरह से मान लो 6 ग्लास जो पानी है, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक कंज्यूमर हूँ, ठीक है, और मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी है। इन सब ग्लासेस का जो प्राइस है वो 5 रुपीज़ है, ठीक है, सब 5 रुपीज़ के हैं। अगर मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी है तो मैं एक गिलास पानी आराम से ख़रीद लूँगी, जल्दी से 5 रुपीज़ पे करूँगी और जल्दी से एक गिलास पानी ले लूँगी और मैं पी लूँगी। फिर मेरी प्यास थोड़ी ही बुझी, उससे ज़्यादा नहीं बुझी, ठीक है, तो फिर मैं एक और ग्लास ऑफ वाटर ले लूँगी, उसके बाद मैं एक और ग्लास ऑफ वाटर ले लूँगी। तो इस तरह से क्या हुआ, जब मैंने 3 ग्लास ऑफ वाटर ले लिए, कंज्यूम कर लिए, तो उसके बाद ना मेरी प्यास बुझ गई, ठीक है। अब मैं जो नेक्स्ट ग्लास ऑफ वाटर है, मेरी यूटिलिटी पूरी हो गई, मुझे 3 ग्लास में सेटिस्फेक्शन मिल गई, 3 ग्लास पानी पीने से मुझे सेटिस्फेक्शन मिली। तो अब जो मैं नेक्स्ट ग्लास ऑफ वाटर है वो मैं कम प्राइस पर अगर वो देगा तो ही लूँगी, ठीक है। अगर मान लो वो ₹4 में कर देता है कि चलो कोई बात नहीं, आप 4 रुपीज़ में ले तो फिर मैं ले लूँगी। फिर अगला हो सकता है मैं 3 रुपीज़ में लूँ, हो सकता है अगला 2 रुपीज़ में लूँ। तो कहने का मतलब क्या है कि जितना ज़्यादा हम कंज्यूम करते जाते हैं, हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो हमारी क्या हो जाती है? डिमिनिशिंग हो जाती है, मीन्स कम होती जाती है, डिमिनिश होती जाती है। बस वही कह रहा था वो इस कॉन्सेप्ट में। अब एक बार हम दोबारा से क्या उसने कहा है लाइन में उसको पढ़ लेते हैं, आपको ये आराम से क्लियर हो जाएगा। देखो ये यही कह रहा है वो जो मैंने आपको एज इट इज़ बताया। एज अ कंज्यूमर कंज्यूम्स मोर एंड मोर यूनिट्स, जब कंज्यूमर ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट कंज्यूम करता जाता है कमोडिटी की, इट्स मार्जिनल यूटिलिटी गोज़ ऑन डिमिनिशिंग। तो उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है ना वो डिमिनिश होती जाती है, कम होती जाती है।
ठीक है। फिर उसके बाद वो क्या कह रहा है, मैक्सिमम प्राइस दैट अ कंज्यूमर विल बी प्रिपेयर टू पे फॉर अ गुड विल बी इक्वल टू इट्स मार्जिनल यूटिलिटी। तो मैक्सिमम प्राइस वो कहाँ तक पे करेगा, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी तक, जहाँ तक उसको नीड है, मार्जिन जितना उसको चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं 3 ग्लास ऑफ वाटर कंज्यूम करना चाहती हूँ तो मेरी मार्जिनल यूटिलिटी 3 ग्लास ऑफ वाटर है, तो मैं जाहिर सी बात है कि मैं जो उसके लिए पे करूँगी वो भी मैं उतना ही मैक्सिमम पे कर सकती हूँ, उससे ज़्यादा अपनी यूटिलिटी से ज़्यादा मैं उसके लिए पे नहीं करूँगी। मार्जिनल यूटिलिटी इज़ द चेंज इन टोटल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी होती क्या है, चेंज इन टोटल यूटिलिटी ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ वन मोर यूनिट ऑफ द कमोडिटी। एक और एक्स्ट्रा कमोडिटी कंज्यूम करने पर जो यूटिलिटी चेंज हो जाती है उसको हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। कैसे, जब मैं 1 ग्लास वाटर कंज्यूम करी थी तो मेरी यूटिलिटी वो थी, फिर मैंने 2 ग्लास वाटर कंज्यूम किए, फिर मैंने 3 ग्लास, तो टोटल यूटिलिटी मेरे को कितना पानी चाहिए था, 3 ग्लास पानी चाहिए था, उसमें मुझे सेटिस्फेक्शन मिल गई है, तो मेरी टोटल यूटिलिटी कितनी हुई, 3 ग्लास ऑफ वाटर। बट मैंने जब उसका प्राइस कम हुआ तो मैंने 4 ग्लास, 5 ग्लास और 6 ग्लास भी ले लिया, तो जो टोटल यूटिलिटी से जो मैं चेंज करके जो जिस यूटिलिटी पे गई हूँ वो मेरी क्या हो गई, मार्जिनल यूटिलिटी हो गई। और जो मैक्सिमम प्राइस मैं पे करूँगी ना वो भी मेरी मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर ही होगा। आई होप आपको यूटिलिटी का कुछ कुछ जो है वो क्लियर हुआ होगा। फ़िलहाल हमें बस इतना ही पढ़ना है कि मार्जिनल यूटिलिटी जितनी ज़्यादा बढ़ती जाती है कंज्यूमर की, उतना ज़्यादा जितनी ज़्यादा वो कमोडिटी कंज्यूम करता है उसकी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो डिमिनिश होती जाती है। ठीक है, आगे डिटेल में हम इस टॉपिक को करेंगे बट वो नेक्स्ट चैप्टर में है, तो मैं इसलिए इस चैप्टर में आपको इतना डीप में नहीं बता रही हूँ, बिकॉज इस चैप्टर में हमें पढ़ना है कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम, जिसके लिए हमें सिर्फ मेन पॉइंट क्या याद रखना है कि जिस पॉइंट पर डिमांड एंड सप्लाई इंटरसेक्ट करते हैं दिस पॉइंट विल कॉल कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम, जिसका एक अनदर नेम हमने पढ़ा था मार्केट क्लियरिंग प्राइस। तो इस चैप्टर में हमें कॉम्पिटिटिव पर ज़्यादा फोकस करना है। हमने इक्विलिब्रियम प्राइस पढ़ा था, इक्विलिब्रियम प्राइस वही प्राइस होता है जहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई एग्री हो जाते हैं, और अब हमने उसके बाद पढ़ा है इक्विलिब्रियम प्राइस एंड डिमांड, जिसमें हमने पढ़ा कि डिमांड क्यों करता है कंज्यूमर, ताकि उसकी नीड वांट सेटिस्फाई हो जाए, और वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी जो होती है उसकी वो उसकी यूटिलिटी होती है। फिर हमने यूटिलिटी का कुछ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में पढ़ा, इस टॉपिक में पढ़ा। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा है वो। प्राइस ऑफ अ कमोडिटी कैन नॉट बी फिक्स्ड हायर देन इट्स मार्जिनल यूटिलिटी, है ना। प्राइस जो है मैंने बताया कि मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर ही पे करेगा, वो फिक्स्ड, उससे हायर नहीं, उससे ज़्यादा नहीं देगा। एज सच मार्जिनल यूटिलिटी सेट्स द हाइस्ट प्राइस लिमिट ऑफ कमोडिटी, राइट। नेक्स्ट देखते हैं अपना इक्विलिब्रियम प्राइस एंड सप्लाई। नाउ द अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक as important as equilibrium price and demand। जितना ज़्यादा इक्विलिब्रियम प्राइस एंड डिमांड इम्पॉर्टेंट है उतना ही इक्विलिब्रियम प्राइस एंड सप्लाई इम्पॉर्टेंट है। अब हमने डिमांड के साथ तो पढ़ लिया, अब हमें सप्लाई के साथ पढ़ना है, तो पढ़ लेते हैं। व्हेन अ सेलर सप्लाइज द कमोडिटी ही हैज़ टू इनकर सम एक्सपेंडिचर। जब एक सेलर सप्लाई करता है कमोडिटी को तो उसको इनकर करना पड़ता है सम एक्सपेंडिचर, कुछ एक्सपेंडिचर ऑन इट। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक सेलर हूँ, मैं कुछ सप्लाई करना चाहती हूँ प्रोडक्ट, तो पहले मुझे उस पर कुछ खर्चा करना पड़ेगा, उसकी मैन्युफैक्चरिंग पर, उसकी एडवर्टीज़मेंट पर, तो कुछ ना कुछ मेरा खर्चा आएगा, तो हर सेलर को ही करना पड़ता है। दिस एक्सपेंडिचर इज़ द मनी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग दैट कमोडिटी। इसको हम कहते हैं मनी कॉस्ट, उस कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। एम ऑफ द सेलर इज़ टू सिक्योर प्रॉफिट, और सेलर का एम क्या होता है, प्रॉफिट सिक्योर करना। अगर मैंने कुछ प्रोडक्ट जो है, कोई कमोडिटी मैंने प्रोड्यूस किया है, तो मेरा एम क्या होगा कि मैं उस कमोडिटी पर प्रॉफिट कमाऊँ। ही मस्ट देयरफॉर गेट एंड एटलीस्ट दैट मच प्राइस फॉर द कमोडिटी विच इज़ इक्वल टू इट्स मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मैं चाहूँगी कि कम से कम मुझे उतना कॉस्ट तो मिल जाए जितना मैंने उस पर लगाया है, जितनी लागत मैंने लगाई है ना।
तो मैं यही चाहूँगी कि मुझे उतना तो कम से कम मिल जाए। दिस एक्सपेंडिचर इज़ द मनी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग दैट कमोडिटी, और एम होता है सेलर का सिक्योर करना प्रॉफिट। ठीक है, फिर हमने पढ़ा एटलीस्ट उतना प्राइस मिल जाए जितना उसने मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसकी जितनी आई है। मार्जिनल कॉस्ट इज़ देयर फॉर द लोएस्ट लिमिट ऑफ द प्राइस। ये जो मार्जिनल कॉस्ट होती है सबसे लोएस्ट लिमिट होती है। अगर इससे ज़्यादा लोअर पे हमने सामान बेचा तो हमें लॉस हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने कोई कमोडिटी, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक पेन मैन्युफैक्चर किया है, ठीक है, उसमें मेरी कॉस्ट आई है 20 रुपीज़। तो मैं जो सबसे लास्ट में पहले तो मैं 30 पे उसको सेल करना चाहूँगी, 30 पे नहीं होता 25 पे, लेकिन लास्ट में कहाँ तक जा सकती हूँ, 20 तक, क्योंकि 20 तो मेरी मार्जिनल कॉस्ट है, उतना तो मैंने उस पर लगा ही दिया है। तो हर सेलर का जो एम होता है वो होता है कि एटलीस्ट वो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो रिकवर कर ही रहे। ठीक है, और ये जो होती है ना, ये लोअर लिमिट होती है हमारी, जिस पर हम उस कमोडिटी को सेल कर सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर हम लोअर जाएंगे तो फिर हमें लॉस होगा। नाउ मार्जिनल कॉस्ट इज़ द एडिशन टू द टोटल कॉस्ट ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ वन मोर यूनिट। और मार्जिनल कॉस्ट जो होती है वो एडिशन हो जाती है टोटल कॉस्ट की ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ वन मोर यूनिट, एक और यूनिट। ये देखो टॉपिक, ये जो लाइन इसमें ऐड की हुई है ये थोड़ा हायर लेवल का, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का है, तो इसको मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूँ। आप चाहें तो इसको नोट्स में से कट भी कर सकते हैं। ठीक है, इतना पैराग्राफ। वैसे मैं आपको बता भी देती हूँ, इसमें वो ये बताना चाह रहा है कि जो हमारी टोटल कॉस्ट है उस पर अगर हम एक और एडिशन, अब ऐसा तो नहीं है ना मैंने एक ही कमोडिटी प्रोड्यूस किया, मैं बहुत सारी कमोडिटी प्रोड्यूस करूँगी, तो अगर मुझे एक ही मार्जिनल कॉस्ट मिल जाती है तो मुझे अगले के लिए कम से कम अगला प्रोडक्ट बनाने के लिए पैसे उतने आते हैं। बट डिटेल में ना ये हम इसको नहीं करेंगे क्योंकि ये थोड़ा हायर लेवल का क्वेश्चन है। अ सेलर विल नॉट बी प्रिपेयर टू एक्सेप्ट अ प्राइस दैट इज़ द लेस दैन द मार्जिनल कॉस्ट। हाँ, ये इम्पॉर्टेंट है कि जो सेलर है ना वो प्रिपेयर नहीं होता टू एक्सेप्ट ए प्राइस, एक्सेप्ट करने में प्राइस को, दैट इज़ लेस दैन द मार्जिनल कॉस्ट, जो लेस होता है मार्जिनल कॉस्ट से। इन शॉर्ट, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज डिटरमाइंड बाय द रिलेटिव फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ मार्जिनल। तो ये वही बता रहा है कि शॉर्ट में जो प्राइस और कमोडिटी है वो डिटरमाइन होता है बाय द रिलेटिव फोर्सेस डिमांड एंड सप्लाई ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ, मतलब कि किसी भी कमोडिटी का जो प्राइस है वो उसकी रिलेटिव प्रोडक्ट पर भी डिसाइड होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं पेन बनाती हूँ तो मेरे जो पेन का प्राइस है वो उसको क्या इफ़ेक्ट करेगा, जो अदर ब्रांड्स अवेलेबल है मार्केट में, फॉर एग्जांपल सेलो, रोरेटो, बहुत सारी ब्रांड्स जो हैं वो अवेलेबल है मार्केट में, तो मेरे पेन को रिलेटिव प्रोडक्ट भी अफेक्ट करेंगे। उनकी डिमांड सप्लाई क्या है मार्केट में, अगर उनकी सप्लाई कम है तो मेरे प्रोडक्ट की सप्लाई वो जो है डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। तो जो ये फोर्सेस हैं ये सब मिला के जो अफेक्ट करते हैं वो ओवरऑल यही बताना चाह रहे हैं हमें। अब बहुत इम्पॉर्टेंट हमारा टॉपिक आ गया है जो कि है हमारा अजम्पशंस ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था इक्विलिब्रियम प्राइस जहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई मीट करते हैं। अब उसके लिए कुछ अजम्पशंस उन्होंने बताई हैं। स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज़ नेगेटिव। स्लोप ऑफ डिमांड कर्व हमेशा नेगेटिव होता है क्योंकि डिमांड कर्व कैसे होता है, इस तरह से होता है, तो इसको हम नेगेटिव कर्व कहते हैं। और जो सप्लाई कर्व होता है वो इस तरह से होता है, इसको हम पॉजिटिव कर्व कहते हैं। तो कह रहा है कि वो जो हम ये अज्यूम करके चलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस में कि स्लोप ऑफ डिमांड जो है वो नेगेटिव होगा, स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व इज़ पॉजिटिव, स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व जो है वो पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट, एक्सेस ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू डिमांड लीड्स टू फॉल इन द प्राइस। वो कह रहा है अगर ज़्यादा सप्लाई हो गई ना इन रिलेशन टू डिमांड, कि डिमांड इतनी नहीं है लेकिन सप्लाई ज़्यादा हो गई, तो क्या होगा कि प्राइस कम हो जाएंगे, फॉल हो जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पेन की डिमांड मान लो 20 है लेकिन सप्लाई हो रही है 40 की, तो अब मार्केट में 40 पेन अवेलेबल है लेकिन डिमांड कितनी की है, सिर्फ 20 की है ना, लोग डिमांड ही नहीं कर रहे, तो सप्लायर क्या सोचेगा, कम से कम मेरे बिक तो जाए, तो वो अपने प्राइस को थोड़ा और कम कर देगा, पेन के सस्ते कर देगा ताकि उसकी डिमांड जो सप्लाई है वो सही हो जाए। तो इससे क्या हो गया, उसकी प्राइस जो है वो फॉल हो गई। और अगर एक्सेस डिमांड हो जाती है इन रिलेशन टू सप्लाई लीड्स टू राइज इन प्राइस। अगर पेन जो है वो 20 है लेकिन ख़रीदने वाले 40 हैं, तो अब जो बेचने वाला है वो पेन का प्राइस बढ़ा देगा, क्योंकि वो कहेगा कि तुम 40 में से जो 20 इससे हायर प्राइस पे ख़रीद सकते हैं
वो मुझसे ख़रीद लो। तो जब डिमांड ज़्यादा हो जाती है, सप्लाई कम रह जाती है, तो प्राइस जो है वो हायर हो जाते हैं। ठीक है, एक्चुअल सिचुएशन में भी मार्केट में यही रीज़न होता है प्राइस हायर होने का, कि सप्लाई कम रहती है और डिमांड करने वाले लोग ज़्यादा रहते हैं। नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ चेंज इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में चेंज आता कैसे है? इन रियल वर्ल्ड प्राइस आर गोइंग अप एंड डाउन ऑल द टाइम। रियल वर्ल्ड में क्या होता है? प्राइस गोइंग अप होते हैं, डाउन होते हैं ऑल द टाइम, नेवर रिमेन कांस्टेंट, राइट। कभी भी प्राइस कांस्टेंट नहीं रहता किसी भी कमोडिटी का, वो या तो बढ़ता है या घटता रहता है, ऐसे होता रहता है। मार्केट डू नॉट स्टिक टू एनी सिंगल इक्विलिब्रियम फॉर लॉन्ग। मार्केट जो है एक इक्विलिब्रियम पर फॉर लॉन्ग नहीं रह सकती। जैसा कि मैंने आपको बताया, इक्विलिब्रियम पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई मीट करते हैं, एग्री हो जाते हैं कि हाँ ये प्राइस परफेक्ट है, यहाँ पे डिमांड भी सही एग्री कर रही है और सप्लाई भी एग्री कर रही है। बट ऐसा नहीं होगा, क्योंकि प्राइस तो बढ़ता घटता रहता है ना, एक प्राइस पे थोड़ा ना वो हमेशा स्टिक रहेगा, कांस्टेंट थोड़ा रहेगा। तो इससे क्या होगा? फिर इक्विलिब्रियम में चेंज होगा। वी लिव इन अ वेरी डायनामिक वर्ल्ड। हम एक बहुत डायनामिक वर्ल्ड में रहते हैं जहाँ पे चेंजेस आते रहते हैं इन्वायरमेंट में, where the determinant of supply and demand are continuously changing। determinants जो हैं डिमांड और सप्लाई के, जहाँ पे continuously चेंज होते रहते हैं। determinants क्या होते हैं? फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं हमारी डिमांड और सप्लाई को। तो डायनेमिक वर्ल्ड में वो चेंज होते रहते हैं। द डिमांड और सप्लाई कर्व शिफ्ट और बोथ शिफ्ट, या तो डिमांड कर्व शिफ्ट होता है या सप्लाई कर्व शिफ्ट होता है, या फिर दोनों ही शिफ्ट हो जाते हैं। दिस शिफ्ट कॉजेज अ चेंज इन प्रीवियसली अटेन्ड इक्विलिब्रियम। तो इस चेंजेस से ना जो इक्विलिब्रियम में क्या आ जाता है? चेंज आ जाता है। अब हम पढ़ेंगे चेंजिंग इन इक्विलिब्रियम कैसे होता है, तो वही डिटेल में पढ़ते हैं इसको। न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट्स जनरेट इन टू New equilibrium point generate in turn new equilibrium price and quantity combination. Once a new equilibrium is reached, it will remain stable until a determinant of demand or supply changes. देखो वही जो मैंने आपको बताया वही बोल रहा है वो इसमें भी, कि एक इक्विलिब्रियम पे, जो न्यू इक्विलिब्रियम पे जब हम आते हैं, तो वो कब तक स्टेबल रहता है? जब तक कि डिमांड और सप्लाई के डिटर्मिनेंट चेंज ना हो जाए। दूसरा, चेंजेस इन इक्विलिब्रियम एमर्जेस, और जैसे ही उनमें चेंज आ जाता है तो शिफ्ट इन डिमांड हो जाता है या शिफ्ट इन सप्लाई हो जाता है, शिफ्ट इन बोथ हो जाता है, डिमांड एंड सप्लाई। यही मैंने आपको बताया था कि एक इक्विलिब्रियम पर हम कब तक रहेंगे? जब तक हम रह सकते हैं, डिमांड और सप्लाई के डिटर्मिनेंट्स में कोई चेंज नहीं आ रहा। अदरवाइज़ उनके डिमांड और सप्लाई के डिटर्मिनेंट में चेंज आते ही क्या हो जाएगा? हमारा डिमांड कर्व या तो शिफ्ट हो जाएगा या सप्लाई कर्व शिफ्ट हो जाएगा, या फिर दोनों शिफ्ट हो जाएंगे, जिससे हमारा इक्विलिब्रियम जो है वो चेंज हो जाएगा। सबसे पहले पढ़ते हैं हम इफ़ेक्ट ऑफ चेंजेस इन डिमांड ऑन प्राइस। सबसे पहले डिमांड में चेंज होने का क्या फ़र्क पड़ता है प्राइस पर, ठीक है। इफ़ सप्लाई रिमेन्स कांस्टेंट, इंक्रीजेज इन डिमांड। सप्लाई तो कांस्टेंट रह रही है यहाँ पे, लेकिन इंक्रीजेज इन डिमांड रेजेस प्राइजेस। देखो सप्लाई कांस्टेंट है, ठीक है, पहले 20 सप्लाई होती है, अभी भी 20 सप्लाई हो रही है, लेकिन डिमांड राइज हो गई, ठीक है। डिमांड राइज क्या हो गई? 20 सप्लाई थी, लेकिन डिमांड, पहले तो डिमांड भी 20 होगी, तभी तो वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे होंगे। लेकिन जैसे ही डिमांड 20 से 40 हो गई, तो अब ख़रीदने वाले 40 लोग हैं, है ना, कमोडिटी सिर्फ 20 हैं, तो प्राइस तो हायर होंगे होंगे। एंड डिक्रीज़ इन डिमांड लोअर्स द प्राइस, और डिमांड के डिक्रीज़ होने से प्राइस लोअर होते हैं, हमने पहले भी पढ़ा था। तो अगर इंक्रीज़ इन डिमांड होगा, देखो सप्लाई तो कांस्टेंट रहेगी, दो केस पढ़ेंगे हम। सप्लाई कांस्टेंट रहेगी लेकिन डिमांड में चेंज आएगा, जैसे कि इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं। सप्लाई तो कांस्टेंट है, डिमांड ये, पहले डिमांड ये थी, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट ये था हमारा, जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे थे, ठीक है। अब जो है हमारी डिमांड, वो क्या हो गई? शिफ्ट हो गई आउटवर्ड, डिमांड यहाँ शिफ्ट हो गई हमारी। तो अब जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो हमारा यहाँ बन रहा है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट में भी चेंज आ गया, तो इंक्रीज इन डिमांड होने से जो है हमारा डिमांड कर्व जो है वो आउटवर्ड शिफ्ट हो जाता है। और देखो ये डायग्राम आप वीडियो को पॉज करके अपनी नोटबुक में भी आराम से बना लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। अगर आप एग्ज़ाम में इस डायग्राम को एज इट इज़ बना कर आते हैं तो आपको फुल में से फुल मार्क्स मिलने वाले हैं, बिल्कुल, ठीक है।
तो आपको आई होप ये क्लियर हुआ होगा कि इंक्रीज़ इन डिमांड होने से जो डिमांड कर्व है वो आउटवर्ड शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। और ये एक्स वाई एक्सेस पे आपको प्राइस लेना होता है, एक्स एक्सेस पे क्वांटिटी वगैरह वगैरह, ये सब आपने एज इट इज़ नोट कर लेना है अपनी नोटबुक में भी। नाउ इंक्रीज़ इन डिमांड, इंक्रीज़ इन प्राइस, इक्विलिब्रियम। तो इंक्रीज़ इन डिमांड होने से प्राइस इंक्रीज़ हो जाते हैं। देखो डिमांड कर्व जैसे ही आउटवर्ड शिफ्ट हुआ, प्राइस को ऑटोमेटिकली जो है आउटवर्ड शिफ्ट होना पड़ेगा, प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे। और ये हमारे नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी ऐसा होता है कि जब हमारी किसी चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है लेकिन सप्लाई कम रहती है, तो क्या होता है, जाहिर सी बात है हमारा प्राइस जो है उसके लिए बढ़ जाता है कमोडिटी के लिए। नेक्स्ट, अगर डिक्रीज़ इन डिमांड हो जाएगा तो डिक्रीज़ इन डिमांड होने से क्या होगा, प्राइस भी फॉल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल सप्लाई जो है वो कांस्टेंट है, पहले डिमांड ये थी लेकिन अब डिमांड कम होगी तो प्राइस भी कम हो गया। डिमांड कम, सप्लाई 20 है लेकिन डिमांड 20 से 10 होगी तो प्राइस भी कम आ गए ना। पहले प्राइस ये था, फिर प्राइस भी जो मैं आपको थोड़ा अच्छे से समझाती हूँ उसको। पहले हमारा ये था डिमांड का, ये था सप्लाई का, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ आ रहा था। अब हमारा जो डिमांड कर्व है वो इनवर्ड शिफ्ट हो गया है ना, सप्लाई कर्व हमारा ये वाला है, तो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट कहीं यहाँ आएगा। तो देखो प्राइस में डिक्रीज़ आ गया है ना, हुआ ना ऐसा। तो ये हमारा होता ही है हमेशा कि डिमांड के कम हो जाने से प्राइस कम हो जाते हैं। अगर आप इसको खुद अपने हाथों से बनाएंगे तो आप ज़रूर समझ जाएंगे। इक्विलिब्रियम पॉइंट देखो, यहाँ से पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट पहले ये था, अब इक्विलिब्रियम पॉइंट ये हो गया। तो आप आराम से जब इसको ड्रॉ करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि हाँ चेंज होता है, अब प्राइस डाउनवर्ड शिफ्ट हो गए, प्राइस कम हो गए डिमांड के कम होने से, है ना। तो यही हुआ है इसमें भी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या है, नाउ दोज इन शॉर्ट रन वी कैन कंक्लूड दैट वाइल सप्लाई रिमेन्स कांस्टेंट एंड डिमांड इंक्रीजेस। जब सप्लाई कांस्टेंट रहती है और डिमांड इंक्रीज हो जाती है, इक्विलिब्रियम प्राइस राइजेस, तो प्राइस राइज हो जाते हैं। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ऑल्सो इंक्रीजेज। कन्वर्सली व्हेन डिमांड डिक्रीजेज, जब डिमांड डिक्रीज होती है इक्विलिब्रियम प्राइस फॉल हो जाते हैं और डिक्रीजेज। जो हमने अभी तक डायग्राम में पढ़ा था एज इट इज़ हमने उसको लाइन टू लाइन लिख दिया, ठीक है। इससे और हमारी जो प्रेजेंटेशन है एग्ज़ाम में वो और अच्छी हो जाती है और हमें इसके एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। और आपको भी ये एग्ज़ाम में लिखना है, जब आप डायग्राम बना दें तो आपको ये एग्ज़ाम में लिख के भी आना है। उसके बाद देखो इन्होंने कंबाइंड एक ग्राफ दे दिया इसका कि पहले डिमांड ये थी, ये डिमांड थी और ये सप्लाई थी। पहले डिमांड आउटवर्ड शिफ्ट हुई तो इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ आ गया, और जब डिमांड इनवर्ड शिफ्ट हुई तो इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ आ गया, ठीक है। तो इसको भी आप आराम से नोट कर लें, इम्पॉर्टेंट है ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और जब आप इसको ड्रॉ करेंगे तो आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा। मैं अभी भी आपसे कह रही हूँ, आप पेन और कॉपी लेकर बैठें, रफ डायग्राम आप अपनी नोटबुक में जो डायग्राम मैं आपको दिखाती जा रही हूँ एज इट इज़ बनाते जाएं, नोट्स को एकदम एज इट इज़ नोट करते जाएं। एग्ज़ाम में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। आगे चलते हैं। अभी हमने इफेक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड पढ़ा था कि डिमांड चेंज होने से क्या होता है। अब हम क्या पढ़ेंगे, सप्लाई चेंज होने से क्या फ़र्क पड़ता है, जो प्राइस है हमारे उन पर। डिमांड रिमेनिंग कांस्टेंट, इंक्रीज इन सप्लाई। डिमांड यहाँ पे कांस्टेंट है, या तो सप्लाई इंक्रीज़ होगी। जब सप्लाई इंक्रीज़ हो जाती है तो फॉल इन प्राइस हो जाते हैं। भाई सप्लाई बढ़ गई लेकिन डिमांड कर ही नहीं रहे लोग, तो सप्लायर क्या उसके प्राइस कम कर देगा, फॉल इन प्राइस हो जाएगा। और अगर डिक्रीज़ होती है सप्लाई लेकिन डिमांड ज़्यादा है, मतलब कांस्टेंट ही है लेकिन पहले जितनी है, और सप्लाई पहले से कम होगी, तो क्या हो गया, प्राइस राइज हो जाएंगे। भाई सप्लाई 10 है और डिमांड पहले दोनों 20 थे लेकिन डिमांड अभी भी 20 और सप्लाई 10 हो गई, तो ख़रीदने वाले ज़्यादा लोग हैं तो प्राइस बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अब इसका डायग्राम देख लेते हैं। इंक्रीज़ इन सप्लाई होने से क्या होता है, हमारे जो प्राइस हैं वो कम हो जाते हैं। जब सप्लाई ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा, ठीक है, तो सप्लाई ज़्यादा होने से देखो डिमांड तो कांस्टेंट है, सप्लाई पहले ये थी, फिर सप्लाई इंक्रीज़ होगी। जब, हाँ ये भी याद रखना है आपको, जब सप्लाई इंक्रीज़ होगी तो यहाँ आप ऐसे बनाएंगे ग्राफ को, और जब डिक्रीज़ होगी तो अपवर्ड डायरेक्शन में बनाएंगे। तो
जब सप्लाई इंक्रीज़ हो गई तो पहले इक्विलिब्रियम ये बन रहा था, अब इक्विलिब्रियम ये बन रहा है, तो प्राइस जो है वो डिक्रीज़ हो गए हैं। ठीक है, तो ये आपको डायग्राम नोट कर लेना है अपनी नोटबुक में। नेक्स्ट देखते हैं, अगर डिक्रीज़ इन सप्लाई हो जाता है तो क्या होगा। डिक्रीज़ इन सप्लाई होने से हमारे जो प्राइस हैं वो, डिक्रीज इन सप्लाई कॉजेज इंक्रीजेज इन इक्विलिब्रियम प्राइस, प्राइसेस हमारे बढ़ जाते हैं। ठीक है, डायग्राम आपको आ गया होगा, वीडियो को पॉज कर लीजिए स्क्रीन पर। डिक्रीज इन सप्लाई कॉजेज इंक्रीजेज इन इक्विलिब्रियम प्राइसेस। नेक्स्ट देखते हैं, अगर दोनों में चेंज आ जाए, डिमांड में भी चेंज आ जाए, सप्लाई में भी चेंज आ जाए, तो प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा। देखो अभी तक हम देख रहे थे कि डिमांड में चेंज आने से प्राइस में चेंज आ जाएगा और सप्लाई में भी चेंज आने से प्राइस में चेंज आ जाएगा, लेकिन अगर दोनों में ही, डिमांड और सप्लाई में दोनों में एक साथ चेंज आ जाए तो इक्विलिब्रियम प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, ये कंडीशन आपको याद रखनी है कि अगर इंक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई दोनों हो जाती है, डिमांड भी पहले जितनी डिमांड थी 20, सप्लाई भी 20 थी, दोनों बढ़ गए, डिमांड भी 20 बढ़ गई और वो भी, अब दोनों 40-40 हो गए, तो इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो सेम रहेगा। देखो डिमांड पहले ये थी, सप्लाई पहले ये थी, फिर डिमांड भी बढ़ गई, सप्लाई भी बढ़ गई, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट पहले भी यहीं आ रहा था और इक्विलिब्रियम पॉइंट अभी भी यहीं आ रहा है। तो जो प्राइस है वो यहीं पर है, अपवर्ड या डाउनवर्ड नहीं गया, तो प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा अगर दोनों साइमल्टेनियसली, डिमांड एंड सप्लाई जो हमारे चेंज हो जाते हैं। नाउ व्हेन डिमांड इंक्रीजेज मोर देन सप्लाई। अब अगर डिमांड जो है इंक्रीज हो जाती है सप्लाई से ज़्यादा, मतलब इंक्रीज़ तो दोनों हो रहे हैं लेकिन डिमांड ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई, सप्लाई उतनी इंक्रीज़ नहीं हो पाई, तो इससे जो है प्राइस बढ़ जाएंगे। देखो डिमांड ज़्यादा हो गई, जब भी डिमांड ज़्यादा होगी तो प्राइस बढ़ जाएंगे। जब खरीदने वाले लोग ज़्यादा होते हैं, सप्लाई कम रह जाती है, तो प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। तो ये भी वही है, डिमांड ये था, डिमांड इतने से बढ़ गई लेकिन जो सप्लाई है वो थोड़े से ही बढ़ी है, तो इससे क्या होगा, हमारा इंक्रीज इन प्राइस हो जाएगा। नाउ सबसे लास्ट, व्हेन सप्लाई इंक्रीजेज मोर देन डिमांड। जब सप्लाई ज़्यादा बढ़ जाती है लेकिन डिमांड इतनी नहीं बढ़ पाती। सप्लाई पहले ये थी, डिमांड पहले ये थी, डिमांड तो इतनी बढ़ी लेकिन सप्लाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई, तो डिक्रीज इन प्राइस हो जाएगा। सप्लाई बढ़ गई तो फिर प्राइस फॉल होने ही होने हैं। ठीक है, तो आई होप आपको कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम जो है वो अच्छे से अब क्लियर हो गया होगा, और ये जितने भी डायग्राम मैंने आपको दिखाया आपको सब अपने हाथों से 2-2 3-3 बार बनाने हैं। आपको कोई मतलब ही नहीं कि आपको ये डाउट रह जाए इनके रिगार्डिंग, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, बट समझ के बनाना। पहले आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करो कि सप्लाई के बढ़ने से प्राइस बढ़ते हैं, है ना, सप्लाई के बढ़ने से प्राइस डिक्रीज़ होते हैं, सॉरी, और डिमांड के बढ़ने से प्राइस इंक्रीज़ होते हैं। 2 बातें तो हमेशा याद रखना। और इसी के साथ जो है हमारा कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम जो है टॉपिक हमारा ओवर हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो जल्दी से प्रेस कर दीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।